बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आम इंतखाबात की इल्तवा से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। दूसरी जानिब कौमी असम्बली से आज अदालती इस्लाहाती बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज धमकी केस में इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले जस्टिस फायज ईसा साहब का फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम अज़ख़ुद नोटिस केसेस के जो फैसले हैं उनको मौखर कर रहे हैं। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, ये बदकिस्मती से जो इख्तलाफ है वो तकसीम की सूरत में सामने आ रहा है। जो बात हम पहले भी, और ये मुल्क के आला तरीन जो, यानी आप इस तरह देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके पास पार्लियामेंटेरियंस भी जाते हैं जी कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है, किसका क्या फैसला करना है, किसकी दोहरी शरीयत को, वो भी अल्टीमेटली वहीं जाते हैं। इससे हटके कि अज़ख़ुद नोटिस हो या जो भी हो, फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करती है, जो भी बेंच हों उसके। और अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक मामलात हों तो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाते हैं, लेकिन उनका एक अपना एक सिलसिला भी है कोर्ट मार्शल वगैरह का। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर ही तकसीम एक बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है, जो बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा, ये किसी रुख पे जाके इस मामले ने कोई शक्ल तो लेनी है। और इसी दौरान जो फायज ईसा साहब का भी फैसला आया है कुछ देर पहले, तो फायज ईसा साहब ने उसमें ये कहा है कि वो एक मुकदमा जो है उसका वो सुन रहे थे, और वो जो मुकदमा है उस हाफिज़ कुरान को 20 नंबर देने का अज़ख़ुद नोटिस था। तो उन्होंने उसको उन्होंने कहा कि रूल्स बनाए जाने तक तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाए, और फैसला जो है वो 2-1 के तनासुब से जो है वो जारी हुआ है। जस्टिस अमीन और जस्टिस फायद ईसा एक तरफ हैं और शाहिद वईद साहब एक तरफ हैं। और उनका कहना यह है कि फायद ईसा साहब का जो फैसला है कि आइन चीफ जस्टिस को सवाबदीदी इख्तियारात नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और तमाम जजेस पर मुश्तमिल होती है, और चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने के इख्तियार नहीं, ये उन्होंने फैसला किया। ठीक। और ये जो अज़ख़ुद नोटिस का 184(3) है, इसके तहत कोई तरीक़ाकार वज़ा नहीं किया गया और अपीलों का हक़ भी मौजूद नहीं। और जब मखसूस वाबस्तगी रखने वाले मुख्तलिफ जजेस के सामने मखसूस मुकदमा लगाए जाएँ तो शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। अच्छा, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा ही होता जा रहा है, तो और उसकी मईशत और सियासत पे गहरे असरात मुरतब हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी वजाहत अभी नहीं आई सामने कि ऑलरेडी जो मुकदमा चल रहे हैं जी। अच्छा, ये बात ज़हन में रखें। अब यहाँ पे 1-2 बातें ज़रा वाज़ह कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि जो सुप्रीम को जो आज असेंबली के अंदर बिल मंजूर हुआ है, और जिस बिल के अंदर जिसको अदालती इस्लाहात बिल है, और उसमें बड़े जैन, उस पर किसी की दो आरा नहीं है कि ये सुमोटो, हम भी बात करते हैं कि सुमोटो कैसे होता है, ये क्यों होता है, कब होता है, कब नहीं होता। बेंचेस जो हैं उनको भी मुख्तलिफ अंदाज में आगे पीछे जजेस को मतलब होना चाहिए मुख्तलिफ, जो ताकि इख्तलाफ सामने आए। यह हम ख्याल बेंच का तस्वुर ही गलत है, इससे तो लोगों के सामने एक अजीब सा मैसेज जाता है। तो इस पर तो कोई दो राय नहीं है। इस पर तमाम बार एसोसिएशंस, वकला, जज साहिबान, सबसे बढ़ के अवाम भी इस बात को देखते हैं लोग कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब फलाने बेंच के सामने नहीं तो उसके सामने लग जाएगा, उसके सामने लग जाएगा, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है कि इस किस्म के, लेकिन इसकी टाइमिंग्स ऐसी हैं कि जिन टाइमिंग से ये शकूक और ये तनाज़ा खड़ा हो गया कि इस वक्त ये क्यों ज़रूरत पेश आई। अच्छा, इसमें अपील का हक है, तो अपील का हक में फिर बात ये भी चली कि नवाज शरीफ साहब को भी अपील का हक हासिल होगा, और यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी हक हासिल होगा, और जहांगीर तरीन साहब को भी हक हासिल होगा, काफ़ी लोगों को हक हासिल हो जाएगा भी अज़ख़ुद नोटिस के जो मुतासरीन है। लेकिन वो अपील के हक के नतीजे में क्या होगा, सवाल ये है, क्या यूसुफ रजा गिलानी जो है वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कहा कि 19वीं तरमीम जो है, 19वीं तरमीम जिसमें जज साहिबान के इख्तियारात ये आए थे सारे, उन्होंने कहा कि हमसे ज़बरदस्ती करवाई गई थी।
ये बात बिल्कुल, जब ये हो रहा था, जज बहाली तहरीक चल रही थी, तो ये 19वीं तरमीम जब आई थी जिसमें ये जज का सारा, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब उस तरफ खड़े थे उस वक्त, जज बहाली तहरीक में उस तरफ थे मियां नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब ने कहा था किसी सूरत, एक यूसुफ रजा गिलानी वाले मामले में भी जो खत में लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा था यूसुफ रजा गिलानी को हर सूरत में जाना होगा। बहरहाल ये तारीख का हिस्सा है। इशू ये है सारा कि इसके नतीजे में क्या होगा। आज खुद नोटिस के ऊपर तो फैसले हो चुके हैं माजी में, तो ये कौन से फैसले ऐसे हैं, मतलब जहांगीर तरीन साहब दोबारा जा सकते हैं कि मेरी नाअहली ख़त्म करवाई जाए, इसमें जो है वो जा सकते हैं, नवाज शरीफ साहब जा सकते हैं कि नहीं, ये तो एक हो गया। अच्छा, इन तीन चीज़ों को अलग अलग रखते हैं ना ज़रा। पहले दो चीज़ों को अलग रखते हैं। एक तो ये है कि जो कानून साजी हुई है, जो एक्ट ऑफ, ये जो बिल मंजूर हुआ है, ये चैलेंज हो जाएगा, इसको चैलेंज कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है। और चैलेंज कर दिया जाएगा, और चैलेंज करने, क्योंकि ये बिल जो है अभी तक इस पे दस्तखत नहीं हुए सदर के, और अभी सेनेट से भी ये मंजूर नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो अभी तक पुराने कवानीन ही चल रहे हैं। तो इसीलिए जो फाइज साहब का फैसला है वो ये है कि जब तक कानून साजी नहीं होती, मैं यहां पे मतलब वो रोक रहे हैं, लेकिन क्या वो तमाम मुकदमात को रोक रहे हैं? क्या उनका फैसला तमाम केसेस पे है या एक केस में, क्योंकि इसमें भी इख्तलाफ है। तो गालिबन इम्कानात तो यही हैं। अभी हम कोशिश करते हैं कि चेक करें कि क्या सारे मुकदमे डीलिस्ट हो गए, तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अभी तक वही कानून चल रहा है जो पुराने कानून है। यानी आज बिल जो मंजूर हुआ है, ये बिल अभी सेनेट में जाएगा, फिर सेनेट का सदर के पास जाएगा, सदर इसको साइन करेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे, ये चैलेंज हो जाएगा। और चैलेंज हो जाएगा और इसको वापस भेजा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्लियामेंट को, या ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नैब तरामीमी बिल अभी तक फंसा हुआ है ना वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये भी उसी की शक्ल इख्तियार कर सकता है आने वाले दिनों में, जो तहरीक इंसाफ का इरादा है। तो ये तो हो गया एक मामला। एक मामला ये है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की हियरिंग हो रही है वो एक बिल्कुल दूसरा मामला है। वो ये मामला है कि अज खुद नोटिस लिया था पहले, और अज खुद नोटिस लेके जिसके ऊपर चीफ जस्टिस आपने कहा था कि आइन दस्तक दे रहा है, और आज मरीम नवाज साहबा ने भी कहा कि उस वक्त आइन क्यों दस्तक नहीं दे रहा था, उस वक्त क्यों नहीं दे रहा। हाँ, उस वक्त तो मौजूदा चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन उन्होंने तमाम साबिका चीफ जस्टिस साहिबान को कहा कि वो उस वक्त आइन दस्तक क्यों नहीं दे रहा था जब ऐसे हुआ तैसे हुआ। अच्छा, अब मसला ये सारा कि तो वो आज खुद नोटिस था जिसपे 9 रुकनी, 7 रुकनी, 5 रुकनी का चक्कर हुआ, और वो परसों खत्म हो गया था। और परसों के बाद से एक पिटीशन, अब ये अज खुद नहीं है जी। अब यानी अज खुद को अगर फर्ज करें फायजीसा साहब ने अपने आप को अलग किया अज खुद नोटिस से, या उन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी फैसला कर दिया, तो वो ये अज खुद नोटिस नहीं है जो इलेक्शन का रौला पड़ा हुआ है ना, ये जो केस चल रहा है, ये पिटीशन है पीटीआई की तरफ से, और अज खुद नोटिस फारिग हो चुका है, उसको अदालत भेज चुकी है। और ये दूसरा बेंच है जिस बेंच में आज समाअत हुई है, और आज समाअत हुई है और उसमें मंदुखिल साहब का एक मुख्तलिफ राय सामने आई है। कल से आज तक इरफान कादिर साहब को मौका नहीं मिला बात करने का, और ये जो है वो शायद कल वो बात करें, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन के बड़े ज़बरदस्त उनकी तरफ से भी जो लॉयर आए हुए थे, पॉलिटिकल पार्टीज सारी पहुंचे, सारे वज़रा पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्होंने से किसी को सुना नहीं गया। उन्होंने कहा आपसे, आप तो इसमें है ही नहीं, आपको हम ले आते हैं, फरीक वगैरह बनना चाहें तो बन जाए, लेकिन पहले हम ये जरा इलेक्शन कमीशन को करें। तो अदालत जो है वो, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने पूछा है इलेक्शन कमीशन से, आप ये बताएं कि फंड क्या, अच्छा हाँ 8 अगस्त क्यों, 8 सितंबर क्यों नहीं 8 अगस्त क्यों नहीं, 8 अक्टूबर क्यों, 8 सितंबर क्यों नहीं, मतलब ये तारीख क्यों कैसे निकली है, ये कौन सा मतलब जायज़ है क्या, कैसे निकला ये 8 अक्टूबर की तारीख कैसे है। और इसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है, और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि सियासी दर्जा हरारत मुल्क में बहुत ज़्यादा है, जो बात हम पहले कर चुके हैं कि एक तो है ना फाइनेंस का इशू, एक तो है कि फंड्स हैं कि नहीं है, एक इशू ये कि सिक्योरिटी होती है अवेलेबल नहीं होती सारी, उससे ज़्यादा बड़ी बात जो है वो है मुल्क में जो सियासी दर्जा हरारत है। वो मरने और मारने वाला हुआ है, जो
ख़ास तौर पे जो हुकूमती वज़रा के जो जुमले आ रहे हैं सामने, राना तनवीर साहब बहुत सीनियर सियासतदान हैं, उनके मुंह से जो जुमला निकला और फिर उसकी तरदीद भी नहीं हुई आज किसी किस्म की, और उससे पहले फिर वो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की तो वो भी एक अजीब सी बात, उसके बहरहाल उन्होंने वजाहत की, लेकिन वो जुमला तो बड़ा सख्त क्या, वो अजीब सी बात है, वो उसको फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन वहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहां पर। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि उन्होंने जनरल पाशा को का जिक्र भी कर दिया, जनरल जहीर का जिक्र कर दिया, अपने ही दौर के DGI जो उनके थे दोनों, और जरदारी साहब के बहुत करीब थे जनरल पाशा। अच्छा, और एक मौका ऐसा भी आया था कि जरदारी साहब की कियानी साहब से ज़्यादा करीब हो गए थे जनरल पाशा, यानी जरदारी साहब का भी वही मामला हो गया था जो इमरान खान साहब का था ना, कि वो फैज साहब से ज़्यादा करीब हो गए थे इमरान खान साहब आर्मी चीफ से। तो पाशा साहब तो बड़े करीब थे, हो गए थे जरदार, बहुत करीब हो गए थे। और वो पाशा साहब के बल्कि अब मैं वो बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि वो पाशा साहब के थ्रू मैसेज कियानी साहब तक पहुंचता था। कियानी साहब मतलब उसको वाकई को फिर कभी बयान करेंगे। तो जनरल पाशा जो है वो तो बहुत ज़्यादा करीब थे जरदारी साहब के, और इसी तरह से जनरल जहीर बहुत करीब थे जरदारी साहब के, बहुत करीब थे, जरदारी साहब की चॉइस थे और बहुत करीब थे जरदारी साहब के। और उसमें उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं उन वजूहात पे भी जाना नहीं चाह रहा। जनरल फैज़ भी बहुत करीब थे जरदारी साहब। जरदारी साहब के तकरीबन तमाम ही जो DG ISI आए हैं गुजरे कई सालों से वो करीब रहे हैं, सवाए जनरल रिजवान के। अच्छा, जनरल रिजवान अख्तर के बाकी सब करीब रहे हैं। जरदारी साहब ने अपने मामलात को बेहतर रखा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और ख़ासतौर पर DG ISI के साथ। सही। अच्छा, अब ऐसा ये कि ये इसमें अगर अच्छा ये हम ज़रा हमारे इंतहाई सीनियर माहिर कानून है शखावत साहब से ज़रा मैं पूछूं कि ये क्या रौला पड़ा हुआ है। शखावत साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दोबारा शखावत साहब से पूछूं कि इसको, अच्छा तो एक तो चल रहा है ना, एक मामला चल रहा है ये अज़खुद नोटिस। तो अज़खुद नोटिस के ऊपर जो है ये अदालत ये कानून साजी हुई, ये एक लंबी ट्रक की बत्ती है, यानी अभी ये सेनेट में जाएगा, हालांकि तेजी से करवा रही है हुकूमत, लेकिन उसके बावजूद तेजी से जाएगा। फिर ये अच्छा इमरान खान नाअहल होते हैं, अगर जो एक बात हो रही है कि देखिए एक तो बात ये हो सकती है ना कि तराजू बराबर कर दिया जाए, तो उसमें ये भी हो सकती है कि इमरान खान नाअहल हो जाए और ये भी हो सकती है कि उनकी नाअहलियत खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन इमरान खान भी अहल रहे हैं और वो भी अहल हो जाए, नवाज शरीफ साहब। ये भी तो एक तराजू की, जिस तरह लोग बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की। अब कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि नाअहल हो। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वजह ये तो 1.5 साल लगा था नवाज शरीफ साहब को नाअहल होने में। हाँ। एक अदालत से दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, उधर से उधर ट्रायल कोर्ट, तो तोशाखाना में तो 2025 आ जाएगा इमरान खान साहब को नाअहल करते करते। उधर से गवाहियां आएंगी, उधर से तलाश होगी, कोई JITयां बनेगी, तो नाअहल तो इमरान खान को करना मुश्किल है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, ये चंद महीनों में थोड़ी होता है इस तरह। तो बेहतर ये कि नवाज शरीफ साहब को अहल करवा लिया जाए ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो जाए। लेकिन ये भी अभी इसमें भी जो है ना थोड़ी सी देर है, ये भी इतना आसान नहीं है। शखावत साहब से बात करते हैं। शखावत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शखावत साहब, ये जो फाइज ईसा साहब का फैसला आया है, ये इस फैसले के बाद अभी तक जो बाकी मुकदमात हैं वो तो अपनी जगह लगे हुए हैं, और खासतौर पर जो इलेक्शन कमीशन का मामला है ये तो अज़खुद नोटिस अब नहीं रहा, तो इसकी समाअत होगी कल। देखिए, ये अज़खुद नोटिस जो होता है वो कोई ऐसे वैसे कोई नहीं होता जी। वो भी आर्टिकल 184(3) के तहत ही अज़खुद होता है जी। और ये अभी जो मैंने अभी पढ़ा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुश्तमिल 2 रुकनी अक्सरियती जो है जजेस ने जी आर्टिकल 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात हैं उनको मुअख्खर करने का हुक्मनामा जारी किया है। ये तो एक जुडिशल ऑर्डर है। अच्छा। और पर्टिकुलरली वो एक खास जो है आर्टिकल के मुतालिक है। तो अच्छा। इससे तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, आईनी और कानूनी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई है कि उन्होंने जो अभी तक मैंने देखा है उसमें उन्होंने न सिर्फ अपने बल्कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) जो कि सुओ मोटो भी हो सकता है और किसी की एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, वो तमाम मुकदमात को उन्होंने ऑर्डर किया है
कि वो जो है उनकी लिस्ट कैंसिल कर दी जाए, उस वक्त तक कैंसिल कर दी जाए जब तक कि इसके मुतालिक रूल्स ना बनाए जाएं कि आर्टिकल 184(3) की बैंक जो बेंचेस की तश्कील है वो कैसे होगी, जजेस का इंतखाब कैसे होगा। शखावत साहब, मुझे एक मैं कतई कलामी, ये जो जिस मुकदमे का फैसला आया है ये खुद नोटिस ही की समाअत का फैसला है। जी बिल्कुल तो ऐसे ही है। जी बिल्कुल तो ऐसे ही है। नोटिस तो किसने लिया होगा? चीफ जस्टिस ने लिया होगा गालिबन। देखिए उसमें ऐसे ही है कि अब तो चूंकि जो एक फैसला हुआ था खुद नोटिस लेने का, काजी फायजीजा साहब का एक बेंच जिसमें उन्होंने जर्नलिस्ट की पिटीशन को जो है वो उसको समाअत के लिए मंजूर किया था अपनी अदालत में, तो उससे आपको याद होगा कि फिर एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया उन्होंने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे। उन्होंने उनके फैसले को मौखर करके फिर एक फैसला सादिर किया कि जो सुओ मोटो या लेने का जो इख्तियार है खुद नोटिस वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है, वो सिर्फ जो बेंच के अराकीन है वो उसकी सिफारिश कर सकते हैं या जजेस सिफारिश कर सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस फैसले के बाद ये जो फैसला है फायजीजा साहब का, उमर बंदियाल साहब खुद नोटिस ले सकते हैं कि नहीं? देखिए अब ये जो फैसला है ये भी एक जुडिशियल डिसीजन है जो कि 3 रुकनी बेंच ने दिया है, लेकिन उसमें एक अकलियती राय है, उसमें 2 की अक्सरियत के ऊपर ये फैसला दिया गया है। तो अब यूके उन्होंने एक ऑर्डर जारी कर दिया है कि जितने भी आर्टिकल 184(3) के तहत वो जो खुद नोटिस जो लिए हुए हैं जो पेंडिंग है उनको उन्होंने कह दिया है कि इसको जो है वो मंसूख कर दिया जाए वो लिस्ट, और उनकी कार्रवाई मुअत्तल कर दी जाए। वो डीलिस्ट नहीं हुए अभी तक, वो तो लिस्ट मौजूद है अभी तक मुकदमात की। बिल्कुल नहीं हुए होंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने अब एक फैसला दे दिया है तो अब इसको ये देखना है कि इस फैसले का क्या असर होता है और बाकी बेंचेस जो हैं वो उस पर कैसे अमल दरामद करते हैं। तो ये एक बड़ी पेचीदा सी जो है वो सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। शखावत साहब ये बताएं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी राय चाह रहा हूं, उन्होंने कहा ये जो बिल पास हुआ है ये चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये जो आज बिल मंजूर हुआ है ये सदर के बाद भी जाएगा, उधर भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसको वापस भेज सकती है या इसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है कि जब तक ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तब बनेगा कि जब इसको सदर इसकी तौसीक करेंगे। तो अभी तक तो वो सिर्फ बिल है वो मंजूर हो गया है पार्लियामेंट से, लेकिन जब तक पार्लियामेंट की डेफिनेशन क्या है, कौमी असम्बली, सेनेट और सदर पाकिस्तान, तो जब तक सदर पाकिस्तान इसकी मंजूरी नहीं देंगे, इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी वो प्रॉपर कानून बना नहीं है। अच्छा, यानी जब कानून बन जाएगा तो फिर चैलेंज हो सकता है, फिर तो इसको चैलेंज किया जा सकता है, इसकी वायरिस को देखा जा सकता है। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बेंच बनेगा जो इसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। देखिए उसके अब देखिए ना, अब आज का जो जस्टिस काजी फायजीजा का जो फैसला है उसमें तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है, क्योंकि ये भी एक आईनी और कानूनी इशू है जिसमें आइन की इंटरप्रिटेशन जो है उसका ताल्लुक है। तो उन्होंने जो आज फैसला सादिर की है वो तो उस फैसले के मुताबिक उन्होंने जो हुक्म दिया है वो तो कोई भी जो है 184(3) से रिलेटेड जो कार्रवाई है उसको उन्होंने खत्म करने का उस वक्त तक जो है वो नहीं मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने तो खुद खत्म किया है ना, खुद नोटिस को उन्होंने कहा कि खत्म कर दिया जाए खुद नोटिस। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बिल को अगर कोई चैलेंज कर दे, मतलब पीटीआई चैलेंज कर दे, तो फिर तो चैलेंज किया है ना, फिर तो खुद नोटिस नहीं है। जो हमने बात पढ़ी है वो आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 पढ़ा है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है इसमें खुद नोटिस भी है, नोटिस लेने का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट को है, और किसी की दरखास्त पर भी है। सिर्फ उसमें जो फर्क ये है कि वो जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होना चाहिए और शहरियों की जो बुनियादी हकूक हैं उनकी इन्फ्रिंजमेंट का इशू हो, तो फिर वो एक खुद नोटिस लिया जा सकता है। तो उन्होंने खुद नोटिस को सिर्फ नहीं किया, उन्होंने आर्टिकल 183 सब आर्टिकल 4 के तहत जितनी भी कार्रवाइयां हैं, चाहे वो खुद नोटिस है या किसी की दरखास्त पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो समाअत जो है वो मंजूर की हुई है, उनको उन्होंने उस फैसले के नतीजे में उनको जो है वो मुअत्तल कर दिया और कह दिया कि उस वक्त तक नहीं लगा। अच्छा, मैं इस फैसले को जरा आगे पढ़ के आपको शखावत साहब इसको मजीद मैं आपके से पूछता हूं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरख्वास्तों के हवाले से रूल्स मौजूद हैं, ठीक है,
सुमोटो मुकदमात मुकर्रर करने और बेंचेस की तश्कील के लिए रूल्स मौजूद नहीं। जी, तो जब रूल्स मौजूद नहीं तो फिर तो चीफ जस्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए बात यह है कि यही तो एक टेक्निकल इशू है इसमें, कि जब उन्होंने होल्ड कर लिया है कि बेंचेस की तश्कील और जजेस का जो इंतखाब है बेंचेस का, उसके बारे में कोई रूल्स मौजूद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, तो इसलिए उन्होंने उनके मुताबिक वो जो उन्होंने फैसला किया है कि जब तक रूल्स नहीं बनते बेंचेस की तश्कील और जजेस के इंतखाब कि किस किस को जो है वो उस बेंच में शामिल करना है, जब तक वो रूल्स नहीं बनाती सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त तक 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात हैं उनको जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए, उनको सुना ना जाए। ठीक है। अच्छा, जब तक आर्टिकल 191 के तहत रूल्स नहीं बनते ऐसी तमाम जारी समातें रोक दी जाए। शेखावत साहब, एक और बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट बात है, वो कह रहे हैं कि पैमरा की जानिब से जजिस पर तनकीद पर पाबंदी आइन और इस्लाम के खिलाफ है। पैमरा की जानिब से जजिस पे तनकीद पर मुकम्मल पाबंदी आइन, कानून, अखलाकियात और इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि आइन के तहत आज़ादी इज़हार राय हर शहरी का बुनियादी हक है। तो मतलब हाँ, देखिए बात ये है कि देखिए अब ये फैसलों में नहीं, जजिस पे तनकीद। जी हाँ, अब देखिए बात ये है कि अब ये भी जो इन्होंने हुक्म जारी किया है या फैसला किया है, ये 184(3) के तहत ही किया हुआ है, ठीक है जी। और उसमें उन्होंने 184(3) के ऊपर कदम लगा दी है कि ये अब नहीं होगा, ठीक है, या इस तरह के जो भी फैसले हैं। तो अब यहाँ नहीं, मैं जज साहिबान पे तनकीद कर सकता हूँ उस वक्त। शेखावत साहब, आप जरा मुझे कानूनी राय दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं बताऊं, जहां तक मौजूदा हमारा कानून है वो ये है कि किसी भी जजेस का जो फैसला है उस पे तनकीद तो हो सकती है, एकेडमिक डिस्कशन हो सकती है, लेकिन जहां पे जब उनको स्कैंडलाइज किया जाए या उसके ऑर्डर्स को फ्लाउट किया जाए या अदालत की जो इज्जत है उसको नीचे किया जाए, तो वो फिर तौहीन अदालत में आता है। इसका एक डिफरेंशिया जो है वो मौजूद है कि कौन सी तनकीद है और कौन सी तस्दीक है। नहीं, उन्होंने कहा पैमरा की जानिब से जजिस पे तनकीद पे मुकम्मल पाबंदी आइन, कानून, अखलाकियात और इस्लाम के खिलाफ है। तो अब ये क्वेश्चनेबल बात है कि वो क्या इस ज्यूरिसडिक्शन में ऐसा जो है वो फैसला कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। लेकिन एक चीज जरूर है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक वाज़ेह तफरीक जो है वो सामने आ गई है कि उसमें जो आइन की इंटरप्रिटेशन के हवाले से, रूल्स की इंटरप्रिटेशन के हवाले से एक शदीद इख्तलाफ जो है वो सामने आ गया है। अच्छा, एक बात वाज़ेह हो गई। आपने कहा कि जो बिल आज मंजूर हुआ है ये बिल एक्ट बन जाएगा जब इसको भेजा जाएगा सदर के पास, और जब सदर साइन कर देंगे या वापस भेज देंगे 14 दिन, एक दफा वो जो टाइम होता है 12, 13, 14 दिन के लिए वापस भेज दें या साइन, जब ये मुकम्मल कानून बन जाएगा तो फिर ये चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज हो सकता है फिर क्योंकि आर्टिकल 8 जो है वो आईन पाकिस्तान का ये कहता है कि कोई भी कानून या कोई भी कानून की शिक जो कि बुनियादी हकूक जो लोगों को दिए गए आइन में, उससे अगर मुतसादिम होगा तो वो काबिल मनसूख होगा, तो उसको तो फिर देखा जा सकता है बाद में। ठीक है। अच्छा, एक तो चीज ये हो गई। दूसरी, जो ये इलेक्शन का मामला चल रहा है जिसपे रोज समाअत हो रही है, मंदोखिल साहब ने आज अपने एक रिमार्क्स दिए, ये इसका कोई खुद नोटिस से ताल्लुक नहीं है। अब ये तो कल चलेगा ना, ये तो पिटीशन के ऊपर हियरिंग हो रही है। बात ये है कि ये कहा किस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत चल रहा है, ये भी आर्टिकल 184(3) के तहत। नहीं, वो तो खुद नोटिस निपटा दिया गया था ना। नहीं, ये जो कल समाअत हो रही है वो किस आर्टिकल के तहत हो रही है? खुद नोटिस को तो निपटा दिया था, ये तो दूसरा बेंच बना था ना शेखावत साहब। ये तो अली जफर साहब गए थे ना कि तौहीन अदालत कर दी है जी, उन्होंने तारीख आगे करके। डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करता हूं, मैं ये पूछता हूं कि ये जो अली जफर साहब ने पिटीशन फाइल की है जी, ये किस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत की है? ये भी आर्टिकल 184(3) के तहत की हुई है, जो कि दरखास्त के ऊपर है, जो कि उन्होंने उनकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक की हुई है। तो इसी के मुतालिक तो जस्टिस काजी फाहिद ईसा साहब ने फैसला दिया है। नहीं तो सुबह इसकी समाअत होगी या नहीं होगी? ये देखे, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता कि वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने देखना है इसको, क्योंकि उन्होंने इसको बेंच तश्कील दिया हुआ है और उस पर एक समाअत जारी है। अब ये देखना है कि इस फैसले की मौजूदगी में कल जो बेंच बैठता है उसके क्या मुज़म्मरात होंगे। ओके, लेकिन शेखावत साहब बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो गया, और इस दौरान
डॉक्टर सदर आरिफ अलवी साहब से सवाल किया गया, हामिद मीर साहब ने उनसे पूछा कि क्या मार्शल के इम्कानात हैं मुल्क में, मतलब यहाँ तक उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा गैर जमहूरी मामला हो सकते हैं। है कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ अभी भी जो है ये अगर थोड़ा सा दानिशमंदी से जो है काम लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में चाहिए है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि एक इंटरनली फुल कोर्ट जो है उसका इजलास बुलाए, उसमें तमाम चीजें अपनी जो है इंटरनली सेटल डाउन करें। वो तो सब यही कह रहे हैं कि फुल कोर्ट, बिल्कुल ठीक है, फुल कोर्ट इजलास भी करें और फिर ऐसे मामलात के ऊपर एक फुल कोर्ट की तश्कील दे दी। मैं समझता हूँ कि इससे मामलात अभी भी ठीक हो सकते हैं। अच्छा, आपकी जाती राय शखावत साहब, आपने अदालतें देखी हैं, ये बहरान, ये अदलिया बहाली, आपको वाकई सिस्टम डीरेल होता नजर आ रहा है? यानी सिस्टम से मुराद ये कि ये कोई गैर जमहूरी मामला जो सदर मुमलिकत को नजर आ रहे हैं आरिफ अलवी साहब को? जी, अफसोसनाक बात यह है कि एक तो हमारी सोसाइटी पोलराइज हो गई है पोलिटिकली बिल्कुल, और उसके असरात हमें इदारों पर भी जो है वो नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अब कोई भी इदारा जो है, इदारों का आपस में जो 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 अदम एतमाद है और मिसट्रस्ट है, ये बहुत खतरनाक है। और इस वक्त कोई ऐसा फोरम या कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो इन तमाम फरीकैन को एक जगह पर बिठा के इनको जो है दानिशमंदी का मुजाहरा करने की तलकीन करे, उनको एक प्लेटफॉर्म। यानी आपको ये सिस्टम जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सिस्टम तो एक क्योस क्रिएट हो गया है, एक किसी इदारे का दूसरे पर एतमाद नहीं है, तो इससे तो मैं समझता हूँ कि बदतरीन सूरत हाल कभी भी नहीं हो सकती। और ये इनको बैठने, अब देखें कि हुकूमत जो है, अली जफर साहब कल क्या बात करते हैं। पहले तो ये समाअत होती ही नहीं होती कल, और उसमें अली जफर साहब और हुकूमत, क्योंकि दोनों से कहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप कोई ऐसी सूरत हाल निकालें जहां बैठ के मामलात को तय करें, तो क्या कोई ऐसी तजवीज, लेकिन उससे पहले ही वो, तो उससे पहले मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अपने मामलात बैठ के तय करने चाहिए। नहीं, बैठ के तय करने चाहिए। और ये अगर ये भी तो इशू है ना कि सुबह की समाअत होगी नहीं होगी, ये भी तो एक रौला पड़ गया। देखते हैं बहरहाल। शाखावर साहब, अल्लाह करे खैरियत से ये मामलात मुल्क के लिए, सबके लिए खैरियत से जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये अब बड़ी अजीब सूरत हाल डेवलप हो गई है कि फाइज हिस्सा साहब ने कह दिया का जो फैसला है, उन्होंने रोक दिए केसेस, उन्होंने कहा असखुद नोटिस रोक दिए, और गालिबन उन्होंने सारी सुप्रीम कोर्ट के रोक दिए। अच्छा, अब लेकिन इशू ये है कि वो क्या बाकी बेंचेस जो हैं वो भी, क्योंकि कई असखुद नोटिस कई बेंचों में लगे होंगे, चीफ जस्टिस भी सुन रहे होंगे, बाकी तो क्या वो भी, क्योंकि इसमें भी एक डिसेंटिंग नोट है, 2 जज साहिबान का फैसला है, 3 रुकनी बेंच था, क्या वो सारे बेंच चलते रहते हैं, या वो उनमें से भी बेंच कुछ फाइजी साहब की तरफ चले जाते हैं और कुछ जो है वो, ठीक है, तो मतलब, और ये अभी इसकी डिटेल आएगी सामने कि क्या ये लिस्ट पे लगे हुए हैं केसेस सारे, ये चीफ जस्टिस साहब ने इनको हटा दिए और लगे हुए हैं, तो सुबह जो है वो क्या ये इसकी हियरिंग होगी दोबारा या नहीं होगी इस फैसले के बाद? सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आईनी और सियासी मामलात पर मजीद आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सवाल अब यह है कि क्या कल सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ जो खुद नोटिस केसेस हैं उन पर समाअत होगी? हमारे साथ मियां शाह साहब, हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, उनसे तरफ पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में। मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी मियां साहब, ये बताइएगा कि क्या ये जो फैसला आया है फाइज हिस्सा साहब का, इसके बाद जो मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत हो रही है बशमूल इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो चल रही है समाअत, कल वो होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में? डॉक्टर साहब, मेरी आईनी और कानूनी माहिरीन से बात हुई है। वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ का जो फैसला है और 3 रुकनी बेंच का, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन चूंकि जो समाअत हो रही है एक्सक्लूसिव बेंच की, वो 5 रुकनी बेंच है और 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में है। और इस वक्त जो रूल्स मौजूद हैं इस वक्त, उसके तहत चीफ जस्टिस जो है वो आले नाल हैं कि वो किसी की समाअत रोकें, किसी केस की ना रोकें, डीलिस्ट कर दें या बेंच बनाएं, कितने रुकनी बेंच बनाएं, किसको शामिल करें, किसको ड्रॉप करें, ये सारा उनका इख्तियार है। तो इसलिए इस फैसले का जो असर है वो कल के केसेस पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि आगे ये जो कानून पास हो रहा है ये पास हो जाए और फिर उसके पास रूल्स बन जाएं, तो उसमें जो है वो दीगर जो मुकदमात हैं उन पर इसका असर पड़े। लेकिन कल जो मुकदमात है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कानूनी और आईनी माहिरीन कहते हैं। अच्छा, यानी ये जो पिटीशन है,
अभी शाखावर साहब का ख्याल ये था कि जो पिटीशन है ये खुद नोटिस में नहीं आती, ये पिटीशन अली जफर साहब की अलग है। आप ही कह रहे हैं कि वो चल रहे हैं मुकदमात, और वैसे भी अभी वो चूंकि फायजीसा साहब ने भी कहा कि उस सिलसिले में कानून बनने तक मैं रोक रहा हूं, तो कानून क्यों नहीं बना? बिल्कुल कानून, लेकिन इस वक्त कानून बना ही नहीं है। इस वक्त तो नया कानून जो है वो पहला कानून वही चल रहा है ना, तो इस वक्त तो कानून नहीं बना। तो इस वक्त जो स्टेटस है वो स्टेटस को है और कल भी स्टेटस को ही रहेगा। उसके बाद कोई नई चीज बनती है तो उसकी रोशनी में देखा जाएगा। मियां साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये वही बात हो गई, यानी कल जो है मैंने आपसे कहा ना कि ये एक अलग मामला है और इसके ऊपर तमाम लोग मुल्क में जितने लोगों से बात हुई, चाहे वो वकला हो, बार एसोसिएशन, वो ये असखुद नोटिस के ऊपर, और ये कि ये बेंचेस कैसे बनते हैं, इनके सवालात नहीं उठने चाहिए, कोई हम ख्याल बेंचेस नहीं होने चाहिए, तासुर भी गलत है। ये जो फाइज साहब ने बात की है वो बिल्कुल हर पाकिस्तान के शहरी, ना सिर्फ वकला, शहरियों के दिमाग में भी ये बात है कि ये ठीक होनी चाहिए, अदालती इस्लाहत ठीक होनी चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि लेकिन अभी चूंकि वो कानून नहीं बना, तो कानून बनेगा जब साइन हो जाएगा, साइन होने के बाद कानून बन जाएगा, उन्होंने चैलेंज हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, कौन सा बेंच सुनेगा, वो एक ट्रक की बत्ती लंबी कहानी है। अभी ये इलेक्शन कमीशन का जो है कल ये फैसला, कल परसों एक आध दिन में आने वाला है और इसके ऊपर वो असरअंदाज नहीं होगा गालिबन। अच्छा, ये तो हो गई सूरत। ये तनाव की बात है कि ये तनाव कैसे कम होगा, इस पे क्या गारंटी देंगी पार्टियां कि सियासी तनाव कम हो, क्योंकि आज तो इसके ऊपर बड़ी सख्त तकरीरें हुई हैं, अगर आपने सुनी हो। हुकूमत गुस्से में है, पीडीएम जो अरेंजमेंट, ये हुकूमत है गुस्से में है। गुस्से में कब आते हैं लोग, ये एक साइकोलॉजी है, एक इशू है इंसान का। हम कब गुस्से में आते हैं, हम पुरसकून कब नहीं होते, हम कब गुस्से में आते हैं। एक इंसान है ना, कब वो गुस्से में आता है, कब वो गालियां देने लगता है, कब वो ठहराव आ जाता है उसके अंदर, कब वो पुरसकून बैठा होता है। तो ये इसको भी देखना जरूरी है कि अचानक हुकूमत जो है वो गुस्से में क्यों है। तो ऐसा क्या हो गया है कि सब गालियां दे रहे हैं एक से लेकर आओ, तो ऐसा कुछ पस मंजर में मामला चल रहा है, वो क्या है जो सामने नहीं आ रहा, जिसकी बायस हुकूमत गुस्से में आ गई है। और तमाम वजीर जो हैं वो गुस्से में हैं, तमाम तो नहीं लेकिन चंद तो बहुत ही गुस्से में, और वो ऐसी बात कर रहे हैं जो उनसे तवक्को कोई भी नहीं कर रहा था चंद रोज पहले तक, लेकिन वो शदीद गुस्से में। और जब गुस्से में हो, और इमरान खान जरा ठंडे हो गए, और अब ये गुस्से में क्या हुआ है चक्कर, तो वो जो है ना वो बड़ा मसला है। और मरीम नवाज साहब ने भी आज बात की कि लाडला और अभी तक जमानतें मिल रही हैं और ये सारा। दूसरी तरफ जो है, मैं इस तरफ वापस आता हूँ, ये तनाव पीक पे अपना, लेकिन फिर इसको मिलाना बड़ा जरूरी है इसराइल की सूरत हाल से। मैं वहां के मामला पे, वहां आप पहली दफा जब से रियासत इसराइल वजूद में आई है, पहली दफा इतना संगीन फड्डा पड़ गया है नेतन्याहू का और बाइडेन का, यानी अमेरिका के सदर का और वजीर आजम इसराइल का। और प्रेसिडेंट बाइडेन जो है, उन्होंने, प्रेसिडेंट बाइडेन ने उनसे पूछा गया, एक तो कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को मैंने मना किया उसको, और नेतन्याहू को मेरा मैसेज है कि ये जो अदालती तरामीम है इनको रोक दें। बाइडेन इसलिए फंसे हुए हैं कि वहां समिट ऑफ डेमोक्रेसीज हो रही है वहां पे ना, तो वो देख रहे हैं कि इंडिया में क्या हुआ, अपोजिशन लीडर को उन्होंने भड़का दिया, तो वहां पे एक मसला, फिर वो ब्राजील के अंदर वो एक अजीब कहानी खड़ी हो गई, ऊपर चाइना, वहां पे इलेक्शन हो गया है। और इसी तरह से इसराइल के अंदर जो है ये पब्लिक सड़कों पे आई हुई है, फ्रांस में मुजाहरे हो रहे हैं, शाह चार्ल्स जो है वो जर्मनी पहुंचे हैं, जर्मन सदर के, नॉट चांसलर, सदर के इन्विटेशन पे। उनका पॉलिटिकल सिस्टम अलग है जर्मनी का, बाहर उसमें मैं बात नहीं कर रहा, 3 दिन वहां दौरा करेंगे वो। लेकिन इसराइल में पहली दफा बाइडेन का फड्डा हो गया, और ऐसा फड्डा हुआ है कि बाइडेन से पूछा, प्रेसिडेंट बाइडेन से, तो उन्होंने कहा एक तो मैंने मना कर दिया नेतन्याहू को, दूसरा ये उन्होंने सवाल पूछा प्रेसिडेंट बाइडेन से कि सर आप नेतन्याहू को कब बुला रहे हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं बुला रहा। अच्छा, इसको ये जो है, और उन्होंने कहा इस तरह चल नहीं सकता मामला आगे। नेतन्याहू ने आगे से रिएक्ट किया। अच्छा, नेतन्याहू ने फौरन रिएक्ट किया, उन्होंने कहा मैं किसी सूरत गैर मुल्की दबाव कबूल नहीं करूंगा, अमेरिका हमारा दोस्त है, लेकिन मैं किसी सूरत गैर मुल्की दबाव को बाहर से, और ये इसको आप देखें कि राइटर्स क्या कह रहे हैं, नो इन्विटेशन, अभी न्यूज ब्रेक हो रही है, नो इन्विटेशन, जो सेकंड न्यू इन्विटेशन हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम बाइडेन टू इजराइल नेतन्याहू सोर्स। अच्छा, राइटर्स ही फिर कह रहे हैं कि बाइडेन अर्जेड नेतन्याहू अबैंडन जुडिशियल ओवरऑल दैट स्पार्क प्रोटेस्ट, इनको वापस लो, बाइडेन ने कह दिया नेतन्याहू से, सही, ठीक है। और साथ ही टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि इसराइल इस तरह आगे चल नहीं सकता, नो नेतन्याहू इनवाइट इन नियर टर्म, इनवाइट मैं बुला भी नहीं रहा,
उसको प्रेसिडेंट ने कहा है पीएम से कि वॉक अवे, दूर हो जाओ इससे। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा दूर हो जाओ, ये जो आईनी तरामीम करके तुम अदालतों के ऊपर आने की कोशिश करो, अदालतें ही ऊपर हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, हम उनके यहां भी अदालतें फैसला करती हैं ना, अमेरिका में, दुनिया भर में अदालतें, तो अदालतों को अच्छा। और फिर उसके बाद जो है वो ये इसी को भी बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई है अमेरिका इसराइल की। इसराइल यूएस रिफ्ट आफ्टर नेतन्याहू रीबफ्स बाइडेन, बेन-गुवियर सेज वी आर नॉट अनदर स्टार। अच्छा, वो जो उनके वो जो राइट विंगर हैं उनके जो इंतहा पसंद उनमें जो हैं, उन्होंने कहा अमेरिका के झंडे के ऊपर हम कोई सितारा नहीं है। हाँ। इसराइल को एक सितारा ना समझा जाए कि हम अमेरिका के झंडे के ऊपर कोई उनकी रियासत है या कोई सितारा है। तो वहां पे हंगामे जा रहे हैं, मुजाहरे, लोग निकले हुए सड़कों पे, मसले खड़े हुए हैं। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर बताया कि ये जो ग्लोबल डेमोक्रेसीज की एक वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रही है जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने ही शुरू की थी, ये दूसरी या तीसरी हो रही है। ये जब ट्रंप के बाद आए थे तो सेक्रेटरी ब्लिंकन आज उसे खिताब करेंगे, वर्चुअल भी हो रही है, कुछ लोग वहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन मसला ये जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं उनमें तो हंगामे मचे हुए हैं। फ्रांस में हंगामे जारी हैं जो है वो। अच्छा, रशिया ने दरमियान में जो यार्स उनका YARS इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करना शुरू कर दिए। अच्छा, ये जो यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल, ये पुराना तपोल M जो था उसको ये रिप्लेस करके आ गया इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब है एक तो होटल भी है ना हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स। इंटरकॉन्टिनेंटल तो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान, यानी 12,000 किलोमीटर तक ये जा सकता है। यानी 12,000 किलो, ये दुनिया के जदीद तरीन हाईटेक जो हैं। और अगर किसी ने डिटेल पढ़नी हो तो ये नेशनल इंटरेस्ट जो 9th स्लाइड हम यहाँ कोट कर देते हैं, हाउ डेंजरस इज रशियाज न्यू यार्स ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने आज अपना उसकी टेस्ट शुरू कर दी। 3 मुख्तलिफ जगहों से शुरू किए हैं। और अगर हम इसको देखें, पहले इनको तपोल था, तपोल M वो लेटेस्ट था, ये अपडेट हुआ है। जो यार्ड्स है ना RS-24 यार्ड्स इंटरकॉन्टिनेंटल, ये इसको इन्होंने अपडेट कर दी है। और ये 2007 में टेस्ट हुआ था पहली दफा, लेकिन अब ये अपडेट होके, अगर हम इसके स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा दिखा दें, ये जो है ये 12,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और ये जो है ये सॉलिड प्रोपेलिंग फ्यूल है इसके अंदर। और ये जो है ये जो तपोल M उनके मिसाइल थे, अब उनको रिप्लेस कर रहा है। 2007 से है ये। मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी का हम यहां से उनकी कर्टसी से ये दिखा रहे हैं। अच्छा, ये स्लाइड है। लेकिन इशू ये सारा कि ये एक तो ये हो गया, एक तरफ ये हो गया, एक तरफ। अच्छा, जेरूशलम पोस्ट ने कैसा आज नेतन्याहू के साथ क्या किया, जेरूशलम पोस्ट को देखें, जो 12वीं स्लाइड है। बाइडेन, इसराइल कांट कंटिन्यू दिस वे, इसराइल इस तरह आगे चल नहीं सकता। नेतन्याहू वोंट बी इनवाइटेड टू व्हाइट हाउस। ओहो, टोटल जबरदस्त। ये तो बड़ी नाराजगी, नहीं गुस्सा है, नाराजगी जलील कर दी है, बेइज्जती सी। अमेरिका कह रहे नहीं बुला रहे हम। यानी आप जरा अंदाजा लगाएं कि ये मैंने तो कम से कम हालिया पब्लिक में जलील किया है ना कि अच्छा, उसने पूछा, बाइडेन से पूछा कि आप टेलीफोन पे बात की है, कहते नहीं फोन पे बात करने की जरूरत क्या मुझे, नेतन्याहू से हमारा सफीर मेरा मैसेज पहुंचाएगा जो तल अवीव में। मैं क्यों बात करूं फोन पे। तो इस तरह ये सूरत हाल डेवलप हो गई है। अब मसला ये है कि ये यहां पर अच्छा जो मॉस्को में सीरिया, शाम, टर्की और ईरान के वज़राए खारिजा की मुलाकात हो सकता है सुदूर। मॉस्को पूरी कोशिश कर रहा है कि तुर्की और शाम के दरमियान, तुर्की और शाम का मसला वही है ना जो कुर्दों का और उन इलाकों में तुर्की और शाम का, वो एक सुलह की कोशिश हो रही है। सऊदी अरेबिया जो है उसने पहले स्टेप ले लिया है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो पार्टनर बन गया, अगले स्टेप में फुल मेंबर हो जाएगा। तो ये पूरी सूरत हाल इतनी देखें ना। फ्रांस में फिर मुजाहरे शुरू हैं, वो फिर शुरू हो गए मुजाहरे। इसीलिए किंग चार्ल्स हैं, तो किंग है ना वो, और क्वीन कैमिला जो है साथ उनके, तो उन्होंने तो वो वहां पर फ्रांस में गए नहीं, उन्होंने फ्रांस से दौरा शुरू करके फिर जर्मनी आना था। वो जर्मनी लैंड हुए और जर्मनी के साथ कोई अच्छी रिलेशंस नहीं है ना। वहां जाएंगे, उस जगह पे जाएंगे जहां वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा बॉम्बिंग हुई थी, क्योंकि जर्मन ने सरेंडर इनके सामने किया था ना, बरतानिया और इत्तेहादी के सामने। तो वहीं पर जाएंगे और वहां पे यादगार जो उनके जो फौजियों ने जान दी थी और शहरियों ने, तो वहां पे जाके फूलों की चादर जाएंगे। पहली दफा कोई
बरतानिया से कोई बादशाह जो है वहाँ पे जा रहे हैं जर्मनी। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ब्रेग्जिट के बाद बड़ा जरूरी है बरतानिया के लिए कि वो यूरोप के मुल्कों के करीब आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।